Hello dear friends, this is Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel AU Commerce Scholar. Today we are going to start business environment और business environment का ये एक इंट्रोडक्टरी एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आज हम समझेंगे business environment का मतलब क्या होता है। तो आइए जानते हैं business environment क्या होता है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट दो वर्ड से बना है, फर्स्ट वन इज बिजनेस एंड सेकंड वन इज एनवायरनमेंट। अब बिजनेस के लिए बोला जाता है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which is done on a regular basis for the motive of earning profit। बिजनेस के लिए कहा गया है कि बिजनेस जो होता है इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which is done on a regular basis। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, economic activity, business is an economic activity which is done on a regular basis for the motive of earning profit। तो ये था बिजनेस। अब एनवायरमेंट की डेफिनेशन है कि कंडीशन इन विच यू लिव और वर्क। एनवायरमेंट का मतलब कंडीशन इन विच यू लिव और वर्क। इसका मतलब क्या हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट का कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे की जाती है फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और ऐसी जगह जो उसका पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है, मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो इस बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छे से समझने के लिए और देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन विथ विच द बिजनेसमैन हैज टू डील विथ टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए कहा गया है, इसमें बहुत सारे फोर्सेस आते हैं, फैक्टर्स आते हैं और इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो एक बिजनेसमैन को डील करना होता है ताकि वो अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। इन जनरल वर्ड्स वी कैन से बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अब साधारण जनरल शब्दों में कहा जा सकता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक सराउंडिंग है, एक एनवायरनमेंट एक सराउंडिंग है, मतलब जहाँ पे आप रहते हो, इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। हर बिजनेस के लिए उसका एक सराउंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे वो बिजनेस बेसिकली सर्वाइव करता है, एग्जिस्ट करता है, रहता है। अगला पॉइंट कह रहे हैं द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नोन एज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। जो कंप्लीट अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब ये होता क्या है, अब इसको भी जान लेते हैं। वेन एवर एनी बिजनेसमैन इज ऑपरेटिंग और वर्किंग देन ही हैज टू इंटरैक्ट विथ देयर कस्टमर्स। जो भी बिजनेसमैन है उनको अपने कस्टमर्स के साथ डील करना है, अपने सप्लायर्स के साथ डील करना होता है, और अलग अलग ट्रांजैक्शन में वो डील करते हैं विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी गवर्नमेंट ने सेट किया है। रूल्स और गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बिजनेस के लिए सेट किए हैं उसके बेसिस पे उन्हें डील करना पड़ता है। तो ये जितनी भी चीज़ें आती है गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, सप्लायर्स, कस्टमर्स, तो ये सारा का सारा उनका एक एनवायरनमेंट हो जाता है जहाँ पे उन्हें इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए टू अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्टर्स, पर्सन्स एंड इंस्टीट्यूशन, एवरीथिंग शुड बी केयरफुली अंडरस्टैंड बाय द बिजनेसमैन। और ये कंप्लीट स्कैनिंग, अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस को हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज कंसिडर्ड टू फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस एंड डिफरेंट फैक्टर्स एंड पर्सन्स ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। Environment scanning can be defined as a process by which organization monitor their relevant environment to identify opportunities and threats affecting their business। तो ये जो environmental scanning है इसी से पता चलता है कि उनके जो बिजनेस के लिए वो SWOT एनालिसिस कर सकते हैं। आप जानते हो SWOT एनालिसिस, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ वीकनेस तो इंटरनल होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, और अपॉर्चुनिटी थ्रेट एक्सटर्नल होता है। तो ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग से ये चीज़ें समझ में आती हैं। अगर हम कैटेगरीज की बात करें, बिजनेस एनवायरनमेंट की जो कैटेगरीज हैं वो इस हिसाब से हैं कि कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सबसे पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है फिजिकल पॉलिसी। अब फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? फिजिकल पॉलिसी इट इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस द नेशंस इकोनॉमी। अब फिजिकल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है, मतलब गवर्नमेंट का जो पैसा जनरेशन होता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू जो होती है। अब रेवेन्यू हर साल होती है। अब ये जो भी पैसा जनरेट होता है इसका जो भी इनकमिंग है, इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो की अगर हम बात करें तो
ये गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होता है कि साल भर में कितना पैसा आएगा और कहाँ कहाँ कितना पैसा सरकार खर्च करेगी। तो फिजिकल पॉलिसी कह सकते हैं इट इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस द नेशंस इकोनॉमी। तो ये था फिजिकल पॉलिसी, इसीलिए बनाई जाती है कि अच्छा से अच्छा हम अपने देश का ग्रोथ कर सकें, इनफ्लो में से हम आउटफ्लो मतलब एक्सपेंडिचर इस हिसाब से यूज करें कि हमारे देश की तरक्की हो। ये फिजिकल पॉलिसी थी। अगला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी है, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर हम बात करें, इट इज ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक एफर्ट टू इंकरेज द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑल और द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफन फोकस्ड ऑन ऑल और द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडस्ट्रीज का बेसिक मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए, प्रोड्यूसर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रोड्यूसर्स गुड्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर्स सर्विसेज को भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम मैन्युफैक्चरर कहते हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल लेकर के उसे प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ये दे आर द मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बेसिकली इट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये कहा जा रहा है कि हम एक इंडस्ट्री को या ढेर सारी इंडस्ट्रीज को डेवलप करें, हमारे बिजनेस एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगला मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू व्हाट? मॉनेटरी पॉलिसी इज हाउ अ सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैसे कोई सेंट्रल बैंक, हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, और द अदर एजेंसी गवर्न्स द सप्लाई ऑफ मनी। ये क्या करते हैं? सप्लाई ऑफ मनी। देखिए, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी तो इससे इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन का मतलब पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, लेकिन नुकसान देश का होगा, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ने से कुछ नहीं होता, पैसे की परचेजिंग पावर कम हो गई है, हम ज़्यादा दे करके भी कम खरीद पा रहे हैं। तो ये था मॉनेटरी पॉलिसी में, जो जहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल बैंक होता है देश का, वो पैसे की सप्लाई की बात करता है, वो ऐसी पॉलिसीज बनाता है जहाँ पे पैसे की सप्लाई सही रहे। जैसे हम कह सकते हैं कि इट गवर्न्स द सप्लाई ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस। तो इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस, ये जो सप्लाई की जा रही है, इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस आउटपुट, जो भी आउटपुट डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे होना चाहिए। अगर ज़्यादा सप्लाई कर दिया तो वैल्यू कम हो जानी है, मतलब पैसे नहीं मिल पाने हैं। उसके बाद आउटपुट की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है। रिसोर्सेज में रॉ मटेरियल्स भी आ सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ सकते हैं, उसकी भी बात हो रही है। और तीसरी चीज़ है प्राइस की बात आ रही है। तो इन्होंने बोला मॉनेटरी पॉलिसी, पैसे की सप्लाई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक करता है किसी देश का, वो इस बेसिस पे करता है ताकि आउटपुट भी बराबर रहे, डिमांड के बेसिस पे सप्लाई रहे, एम्प्लॉयमेंट भी डिमांड के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, और प्राइसेस भी गुड्स एंड सर्विसेज के बराबर बढ़िया होने चाहिए, सही होना चाहिए। अगला इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं? इट इज द ग्रोथ ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे कोई इंसान पुअर है, पुअर मतलब गरीब, पुअर मीन्स गरीब। अब ये जो गरीब आदमी है वो अमीर कैसे होगा, मतलब रिच कैसे होगा? जैसे हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास पहले साइकिल थी, अब मोटरसाइकिल आ गई है, मतलब बाइक आ गई है, तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। पहले अगर आपके पास मोटर बाइक थी, अब आपने कार ले ली है, तो इसका मतलब क्या है? आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है, ठीक। पहले आपके पास कार थी, अब लग्जरी कार आ गई है, तो इसका मतलब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। तो दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ पे एक गरीब आदमी अमीर की तरफ, मतलब बिजनेस का एनवायरमेंट इस हिसाब से हो कि गरीब आदमी भी उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े और अच्छी कैटेगरी में जाए। उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा तो जाहिर सी बात है अमीर हो जाएगा। अगला इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और पैसा कमाते हैं, ठीक है। ये हर देश में इकोनॉमिक सिस्टम होता है जो अपने लोगों को काम करने का मौका देता है, और जहाँ पे लोग अपनी लाइवलीहुड, दैट इज अर्निंग्स, रेम्यूनरेशन अर्न करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी करके, पैसा कमा करके। अगला है प्रॉफिट अर्निंग रेट। पहले अगर आपका बिजनेस 10% रिटर्न दे रहा था, अब 12% रिटर्न दे रहा है। ये आप बिजनेस एनवायरमेंट की कैटेगरी से ही पता लगा सकते हैं कि हमारा बिजनेस पहले कितना दे रहा था, अब कितना दे रहा है, और फ्यूचर में उसका स्कोप क्या है। अगली चीज है जीडीपी। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या होता है कि इट इज द ग्रोथ, मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि इट इज द मॉनेटरी मेजर, इट इज द मॉनेटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जीडीपी क्या होता है? जैसे कि हम रहते हैं इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी एक देश है, ठीक है। इसके अंदर एक साल, मतलब पीरियड ऑफ टाइम की बात अगर हम करें तो एनुअली 1 ईयर, या ऐसा हम बोल सकते हैं एनुअली, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू होती है। देखिए, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग रॉ मटेरियल्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू एक इकोनॉमी के अंदर एक साल के अंदर
जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं। ये थे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विच इज बेसिकली रिलेटेड टू मनी। अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी, जिसमें सबसे पहले सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट का मतलब हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, हम कैसे सोसाइटी में रहते हैं। इसमें हम कह सकते हैं हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के लोगों का एजुकेशन क्या है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के लोगों का कल्चर क्या है, ठीक है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। जैसे पंजाब के लोगों की इकोनॉमिक, बेसिकली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर की जाती है वो फार्मिंग है। पंजाब में बहुत खेत हैं, हरियाणा में बहुत लोगों की फार्मिंग जो है बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये सोशल एनवायरनमेंट है। इसमें एक और चीज़ आती है रिलीजन। तो किस रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे हम अपने देश की बात करें, इंडिया एक बहुत अच्छा देश है जहाँ पे अलग अलग धर्म जात के लोग मिलजुल करके रहते हैं। तो ये हमारा सोसाइटी है, सोशल एनवायरनमेंट है हमारा। और ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी है कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का ही सोशल एनवायरनमेंट है। वो हम लोगों की एजुकेशन, हम जो भी सामान बेच रहे हैं उनकी एजुकेशन, क्या उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या वो खरीद पाएंगे, क्या उसका यूज़ वो समझते हैं। लोगों की कल्चर के ऊपर कि जो भी हम सामान बेच रहे हैं क्या उनके कल्चर के हिसाब से, अगर कल्चर के हिसाब से तो ज़रूर बिकेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे ज़्यादा कमा रहे तो लग्जरी प्रोडक्ट भी हम बेच सकते हैं, पैसे कम कमा रहे तो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें ही बिकेंगी बेसिकली। रिलीजन, हर धर्म का अपना एक स्पेसिफिक कल्चर होता है जिस बेसिस के ऊपर लोग उसे प्रेफरेंस देते हैं। और वैसे ही कपड़े, जैसे पंजाब की बात करें तो वहाँ लोग सूट बहुत पहनते हैं, मतलब फॉर फीमेल्स। अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ वाइट कलर की लुंगी का बड़ा अच्छा फैशन है। तो ये रिलीजन है, कल्चर है, उस बेसिस की भी बात हो रही है। तो ये हमारा सोशल एनवायरनमेंट है। अगला लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो ये बिजनेस को बहुत इफेक्ट करता है। लीगल एनवायरनमेंट में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो लॉज हैं इन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स, लीगल एनवायरनमेंट इज गवर्नमेंट लॉज इन विच बिजनेस ऑपरेट्स। इंडिया में अभी नया जीएसटी आया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले नहीं था। तो ये लीगल एनवायरनमेंट है, ये सरकार का लॉ है जिसके अंदर एक बिजनेस को ऑपरेट करना ही पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड लीगल एनवायरनमेंट। अगला पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कह सकते हैं गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन या लेजिस्लेशन, जो हमारी देश की गवर्नमेंट है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की अलग अलग, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है जुडिशरी। तो सरकार की भी 3 फॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट भी 3 फॉर्म में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, उसके इंस्टीट्यूशन और उसके लेजिस्लेशन की बात हो रही है, वो भी एक एनवायरनमेंट है। किसी स्टेट में बोला गया है कि आप दिन भर आप अपनी शॉप खोल करके रखो, सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक खोल करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी स्टेट में उनका खुद का एक सर्टेन टाइम है। किसी स्टेट में बोला गया आप 7 दिन अपने शॉप्स खोल सकते हैं। किसी स्टेट्स की गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है कि आप हफ्ते में 1 दिन क्लोज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो अल्कोहल है वो बड़ा कॉमन है, पानी नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा अल्कोहल पीने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बिहार चले जाएं तो बिहार में अल्कोहल नहीं मिलेगा, बिहार में अल्कोहल लाना इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। अगला है टेक्निकल एनवायरनमेंट। टेक्निकल एनवायरनमेंट में हम कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज के टाइम में हम लोग, पहले के टाइम क्या होता था कि जब पढ़ाई होती थी तो ब्लैक बोर्ड होता था, व्हाइट चॉक होता था, वैसे पढ़ाई होती थी। उसके बाद ज़माना थोड़ा एडवांस हुआ, व्हाइट बोर्ड हो गया और ब्लैक कलर का मार्कर आ गया, ब्लू कलर का मार्कर आ गया, कलरफुल मार्कर्स आ गए। अब क्या है, ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो क्लासेस चल रही हैं, हम यूट्यूब पे पढ़ाई करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। अगर हम अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। लास्ट वन इज कल्चरल एनवायरनमेंट। कल्चरल एनवायरनमेंट में हम कह सकते हैं कि दीज आर सेट ऑफ बिलीव्स। व्हाट इज कल्चरल एनवायरनमेंट? दीज आर सेट ऑफ बिलीव्स या प्रैक्टिस या कस्टम्स जिसमें हम रहते हैं और हमें फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना घर वाले, मतलब माई बाप घर से निकाल देंगे ना। तो कल्चरल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो हमारे सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, कल्चर्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, जिसमें हमें रहना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये जो टॉपिक आपको समझ में आया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब इसको मैं शॉर्ट में कहता हूँ ना फीचर। ना का मतलब होता है नेचर, FE का मतलब होता है फीचर और CHA मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस, और बिजनेस किसे कंसिडर करते हैं? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। और एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? कि एनवायरनमेंट आर द कंडीशंस इन विच यू लिव एंड वर्क। तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो कंडीशंस होती है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को करते हैं रेगुलर बेसिस पे फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर मैं नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ अपने बिजनेस की, मतलब किसी भी बिजनेस की, सबसे पहले इसमें इन्होंने बोला है कि इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट
में सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं। जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस, ऑल द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल द फैक्टर्स भी आते हैं, इन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों फोर्सेज, इंस्टीट्यूशंस और फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ये इंक्लूड्स ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया। सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस में कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, एंड सप्लायर्स, इनका क्योंकि इनका हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसके साथ साथ और भी नॉन ह्यूमन, ये सारे के सारे इंसान थे ना, इन्वेस्टर भी इंसान ही होता है, कस्टमर भी इंसान ही होता है, भगवान होता है, कॉम्पिटिटर्स भगवान नहीं होता, कॉम्पिटिटर होता है, ठीक है। सप्लायर्स जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, सप्लायर्स इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे बिजनेस से। और अगला नॉन ह्यूमन फैक्टर्स, ये इंसान थे, ये इंसान नहीं है। जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके बाद हम बोल सकते हैं लीगल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इसको हम पेस्ट भी कंसिडर करते हैं। मतलब पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स विच इनडायरेक्टली इफेक्ट योर बिजनेस। ये तो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेशन है तो इफेक्ट करता है हमारे बिजनेस को, ये सारे के सारे इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। अगला है इंटर रिलेशन। अब इंटर रिलेशन क्या होता है? इंटर रिलेशन में बोल रहे हैं ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। बिल्कुल सही बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, विथ इंक्लिनेशन ऑफ यू टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग। अब हमारे यहाँ पानी पूरी का बड़ा अच्छा कल्चर है, समोसों का कल्चर है, लेकिन आजकल के जो जनरेशन है वो समोसा खाना प्रेफर नहीं करते, जलेबियाँ खाना प्रेफर नहीं करते, वो प्रेफर करते हैं बर्गर, वो प्रेफर करते हैं पिज़्ज़ाज। तो ये क्या है? ये इंटर रिलेशन है। ये इंटर रिलेशन, एक देश का इंटीग्रेशन दूसरे देश के कल्चर के साथ हो गया है, तो हमारे देश के जो यूथ है वो भी उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, खराब नहीं है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दिस इज इंटर रिलेशन। अगला अनसर्टेनिटी की अगर हम बात करें, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है विच इज अनएक्सपेक्टेड इन नेचर। अनसर्टेनिटी का मतलब अनएक्सपेक्टेड, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो अनसर्टेन चीजें होती हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बिजनेस के लिए कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हम कभी भी ये बता नहीं सकते, कोई भी ये बता नहीं सकता कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज आने वाला है। एज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। फॉर एग्जाम्पल, IT और फैशन इंडस्ट्री बड़ी तेजी से चेंज होता है। मतलब पहले 3G था, पहले G था, फिर 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 2020 में 5G आने वाला है, फिर पता नहीं कौन कौन से AG OG आएंगे, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम बड़ा अच्छी तरीके से चेंज हो रहा है। फैशन भी बड़ी तेज़ी से चेंज होता है। किसी मूवी में गर्मी में किसी हीरो ने मफलर लगा लिया तो पूरा का पूरा जो यूथ है, ज़्यादातर जो लोग बड़ी तेज़ी से फैशन अडॉप्ट करते हैं वो भी गर्मी में मफलर लटका करके घूमना शुरू कर देते हैं। ऐसा हुआ था जब एक था टाइगर मूवी आई थी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो ये अनसर्टेनिटी है और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, बड़ी तेज़ी से चेंज होता है। अगला डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? विच इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। तो डायनामिक बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप ऑन चेंजिंग। इट इज़ नॉट स्टैटिक। मतलब जो डायनामिक है वो स्टैटिक नहीं है, सीधी सी बात, या रिजिड नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ एसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरमेंट कंटिन्यूसली। क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है तो हमें भी उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि अभी इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज आई, और उसकी चेंज होने से पहले, पूरी तरीके से चेंज होने से पहले हम खुद को चेंज कर लें, अपने बिजनेस को चेंज कर लें, ठीक है। अगला है कॉम्प्लेक्स। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट ऑन द कंपनीज। ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि कंपनीज के ऊपर बिजनेस एनवायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये हम समझ नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट है समझना। ऑल्दो इट इज़ ईजी टू स्कैन द एनवायरमेंट, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दीज चेंजेस विल इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन। हम बिजनेस एनवायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो तो समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे हमारे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स problem. Sometimes changes may be minor but it may have a large impact on the business. गवर्नमेंट की अगर टैक्स रेट मान लीजिए 5% अगर चेंज हो गया तो उससे हमारे बिजनेस पे, कंपनी के इनकम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है।
अगला रिलेटिविटी की अगर बात करें, द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी और कंट्री टू कंट्री। फॉर एग्जांपल व्हेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश ये करते हैं, मतलब CES पब्लिश दैट द रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक रिजल्टेड इन डिक्रीज इन सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। ऑन द अदर हैंड इट इंक्रीजेज द सेल्स ऑफ जूस एंड अदर ड्रिंक्स। रिलेटिविटी का मतलब क्या है कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे बोला गया कि कोल्ड ड्रिंक में अगर पाया गया पेस्टिसाइड्स पाया गया, उससे क्या हुआ कि कोल्ड ड्रिंक की तो ग्रोथ मतलब सेल्स कम हो गई, लेकिन बाकी जूसेस, जैसे बाकी जूसेस बोले तो फ्रूटी हो गया, उसके बाद माजा हो गया, उसके बाद स्लाइस हो गया, ये सारे जूसेस के जो मार्केट शेयर है वो बढ़ गए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कैफेनेटेड ड्रिंक्स है, उनके सेल्स कम हो गए। तो ये रिलेटिविटी भी है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से हमें ये भी समझ में आता है कि सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये सारी की सारी चीजें। टुडेज टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसे करने से इंसान पैसे कमाते हैं। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, रोज करते हैं, फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज बिजनेस। और एनवायरमेंट की अगर हम बात करें, द कंडीशन इन विच यू लिव एंड वर्क। तो एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट होता है जिस कंडीशन में हम रहते हैं और काम करते हैं। तो बिजनेस एनवायरमेंट वो कंडीशन होता है जहां हम रहते हैं और काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज बिजनेस एनवायरमेंट। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस बेसिकली सेम ही है, इसका हमेशा सेम ही होता है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। अच्छा, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपकी बिजनेस नहीं है, मतलब जैसे आप जिस जगह पे रहते हैं वहां पे अगर कोई भी बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ, तो आप अगर वो बिजनेस शुरू करें तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। इसको हम कह सकते हैं द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एट अर्ली स्टेज, दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट। अगर कोई बिजनेस है जिसे ये बात पता चल जाए कि मार्केट में कौन सी नई चीज़ है या कौन सी नई चीज़ आने वाली है या कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो बिजनेस के जो एनालिसिस होते हैं उसे हम कहते हैं SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट फॉर योर बिजनेस। जब स्ट्रेंथ वीकनेस जो होता है वो इंटरनल होता है हमेशा और अपॉर्चुनिटी थ्रेट हमेशा एक्सटर्नल होता है। तो जब हम अपने बिजनेस का SWOT एनालिसिस कर लेते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर हम सबसे पहले वो चीज़ मार्केट में लेकर के आएंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बाबा रामदेव की कंपनी है पतंजलि, इसके पहले भी वैद्यनाथ कंपनी चल रही थी, डाबर कंपनी चल रही थी। तो डाबर कंपनी और वैद्यनाथ कंपनी ने खुद को आयुर्वेदा से ज़्यादा दूर नहीं किया। वो उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट्स बनाए विच इज़ बेसिकली मेडिसिनल, जिसकी वैल्यू होती है। लेकिन बाबा रामदेव जी उन्होंने मेडिसिनल वैल्यू के साथ साथ उन्होंने ऐसी चीज़ों में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया जिस वजह से वो कंपनी आगे बढ़ गई। वो चीज़ें जिस चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे आटा, वैद्यनाथ कंपनी आटा नहीं बना रही थी ना डाबर कंपनी आटा बना करके दे रही थी, लेकिन बाबा रामदेव की कंपनी आटा भी लेकर के आई, फिनाइल भी लेकर के आई। उन्होंने खाने पीने की चीज़ों को छोड़ करके बाकी चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो अचानक बाबा रामदेव जी की जो पतंजलि कंपनी है वो डाबर कंपनी से और वैद्यनाथ कंपनी से बहुत आगे निकल गई और पतंजलि मार्केट में उसने बहुत बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया। दिस इज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि आप जो काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसके भी बाहर अगर आप अपने स्कोप बढ़ाते हो तो वहाँ पे आपको और एडवांटेज मिलेगा। अगर आपकी कोई बिजनेस है उसमें अगर आप 4 अलग अलग वेराइटीज़ के और प्रोडक्ट रखेंगे, जाहिर सी बातें बिकेगा। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज था सबसे पहला। इसके बाद आगे हम ये कह सकते हैं दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। जब आप ऐसा कोई काम करते हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाते हो, सीधी बात। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, इंडिया में मारुति सुजुकी एक कंपनी है। मारुति सुजुकी बेसिकली कार बनाती है। जब नेरोलैक कंपनी को ये बात पता चली कि मारुति सुजुकी अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है और ढेर सारी कार बना रही है और इंडिया में कार को पेंट करने की टेक्नोलॉजी आज भी नहीं है, तो नेरोलैक कंपनी ने मारुति सुजुकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने बोला कि हम इंपोर्ट कराते हैं टेक्नोलॉजी और आप ले लीजिए। आज भी मारुति सुजुकी की 90% से ज़्यादा कार में नेरोलैक के पेंट्स यूज़ होते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले से चला आ रहा है और ये नेरोलैक कंपनी के लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और स्टार्टिंग से अब तक जब तक बन रही है कारें तब से आज तक नेरोलैक कंपनी का ये फायदा होता चला जा रहा है। सेकंड वन इज वार्निंग सिग्नल। अब वार्निंग सिग्नल क्या था? वार्निंग सिग्नल हम जब अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो हमको समझ में आ जाता है बहुत अच्छे से कि आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट on time get a warning signal to deal with the constraints or the negative policies of business environment। तो हर उनके बिजनेस की जो भी नेगेटिव पॉलिसीज होती है उससे या कोई भी कॉन्स्टेंट होता है जिससे बिजनेस को आने वाले टाइम में डिसएडवांटेज मिलेगा, वो बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करने पे समझ में आ जाता है कि आने वाले टाइम में कहाँ पे उनके बिजनेस में दिक्कत आ सकती है।
तो यहाँ पे उसे वो वार्निंग सिग्नल लेकर के उसके रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं बिजनेसमैन। जैसे एग्जांपल के तौर पे जिस टाइम मारुति सुजुकी कंपनी को ये बात पता चला कि फॉरेन की कंपनीज इंडियन मार्केट में आने वाली हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो भी इंडस्ट्रीज थे उसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। और वो एक दिन में 42 कार्स बना रहे थे, जिसे बढ़ा करके उन्होंने 180 कार्स पर डे मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ कि इन्होंने अपना मार्केट बड़ा कैप्चर करके रखा, जिससे फॉरेन की कंपनीज उतना इफेक्ट नहीं कर पाई मारुति सुजुकी को। तो ये वार्निंग सिग्नल था। जैसे ही मारुति सुजुकी को ये बात पता चली कि फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया के मार्केट की तरफ आने वाली हैं, तो उन्होंने खुद की यूनिट्स को एक्सपैंड कर लिया, खुद ही को बड़ा कर लिया, और इतना बड़ा कर लिया कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ गई और उनकी डिमांड मार्केटिंग भी बढ़ गई। तो ये वार्निंग सिग्नल था। तीसरा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हेल्प करता है, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। इसमें हम कह सकते हैं कि बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू द मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन मार्केट। तो बिजनेसमैन बेसिकली कैसे गुड्स सप्लाई करेंगे, जो डिमांड होगी उसी डिमांड के बेसिस के ऊपर सप्लाई होगी। तो जो भी डिमांड है, तो इन्होंने क्या बोला, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज की जरूरत है उसको टैप करना है और उसको असेंबल करना है। यहाँ कहा जा रहा है बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन मार्केट। टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो आउटपुट के लिए जो सप्लाई कर रहे हैं, वो जो भी आउटपुट दे रहे हैं, उसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी और इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी। दे एक्वायर रॉ मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द आउटपुट डिमांडेड इन द एनवायरमेंट। तो वो जो भी अपने पास रॉ मटेरियल्स का जो भी वो अपने पास चीज़ें रखेंगे, जो भी इनपुट अपने पास रखेंगे, वो इस बेसिस पे रखेंगे जो भी उनकी सप्लाई के लिए ज़रूरी होगा। मतलब अपने पास इतना बैकअप रखेंगे जितना कि वो सप्लाई कर सकें। इसमें कहा जा सकता है कि दे सेलेक्ट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट एंड डिमांड ऑफ आउटपुट इन एनवायरमेंट। फॉर एग्जांपल विद द डिमांड ऑफ फ्लैट स्क्रीन, आजकल के टाइम पे जो टीवी आ गई हैं, वो आजकल तो स्मार्ट टीवीज आ गई हैं, लेकिन स्मार्ट टीवी से पहले कलर टीवी आई थी, कलर टीवी से पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी। तो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए के बाद क्या आई थी, कलर टीवी आई थी। कलर में भी अलग अलग वेराइटीज आई थी, LCD टीवी आई थी, फिर LED टीवी आई थी, और LCD से पहले CRT मॉनिटर वाली टीवी हुआ करती थी। उसके बाद जो वॉल हैंगिंग टीवी आ गई, उसमें भी आजकल स्मार्ट टीवीज आ गई। तो ये क्या चीज़ है कि ये है कि जो डिमांड की जा रही है उस बेसिस के ऊपर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो सप्लाई कर रहे हैं। अगला है असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। तो बिजनेस, यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है वो बहुत हेल्प करता है प्लानिंग के लिए। प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, और पॉलिसी मेकिंग जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का मेजर फंक्शन होता है पॉलिसी बनाने के लिए, कि प्लानिंग करने के साथ साथ आप पॉलिसी बनाएं। तो बिजनेस एनवायरमेंट की प्रॉपर स्कैनिंग आपको प्लानिंग करने में भी मदद करती है और पॉलिसी बनाने में भी मदद करती है, ताकि आप मार्केट में अच्छी तरीके से रिटेन कर सकें खुद को। इसे हम ये कह सकते हैं, द मेजर स्ट्रैटेजीज और द प्लान्स एंड पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड keeping in mind the business environment, because the policies and strategies have to be implemented in the presence of environmental factors। और ये environmental factors के बेसिस के ऊपर, अगर आप environmental factors के बाहर जाकर के अगर कोई चीज़ प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता। और बिजनेस स्कैनिंग का ये मतलब है कि आप पॉलिसी जो भी बनाए वो प्रॉपर प्लानिंग के बेसिस के ऊपर बनाए, और ये बिजनेस एनवायरमेंट ही आपको हेल्प करता है, असिस्ट करता है कि आप जो भी प्रॉपर प्लानिंग करें आप पॉलिसी के लिए, मतलब मेकिंग के लिए। अगले इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग का मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन। द कंपनीज विच आर एबल टू स्कैन एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट फैक्टर्स क्विकली आर एबल टू बिल्ड अ गुड इमेज इन देमसेल्व्स। सो द कंपनीज विच आर showing their interest for the environmental scanning can definitely make good image for themselves, and image building is very important for the businessman। हमेशा बिजनेसमैन के लिए इमेज बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे इंडिया में टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने अपनी इमेज बहुत अच्छी बना करके रखी है। एक तो एक ऐसी कंपनी है जो देश के लिए बहुत काम करती है, देश की भलाई के लिए हमेशा काम करती है, उसने कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में नहीं सोचा। तो टाटा कंपनी की इमेज बहुत अच्छी है हमारे देश में, इवन पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जब भी कुछ होता है, चाहे सोशल कॉज हो, चाहे डिजास्टर का कोई कॉज हो, चाहे देश के डेवलपमेंट का कोई कॉज हो, तो टाटा कंपनी सबसे पहले है, सबसे आगे आती है और देश की तरक्की के लिए काम करती है। इमेज बिल्डिंग इस बेसिस पे होता है कि जब ज़रूरत पड़े तो आप उस बेसिस, एनवायरमेंट के बेसिस पे आप रिस्पॉन्ड करो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं टाटा कंपनी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पहले इंडियन आर्मी के पास जीप हुआ करती थी। जीप जो कार होती थी वो उसका पीछे का ओपन हो जाता था, मतलब खुल जाता था, वो टोटली कवर्ड पैक्ड कार नहीं थी। और लेह लद्दाख या जो भी ठंडी एरिया है वहाँ पे इंडियन आर्मी के जो जवान होते थे उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी उस कार को लेकर के। तो टाटा कंपनी आगे आई और उन्होंने अपनी जो सफारी कार है वो पूरी की पूरी आर्मी के लिए सप्लाई की। और सफारी एक बहुत अच्छी कार है जो हमारे देश के भलाई के लिए, मतलब देश के सैनिकों के लिए बहुत ज़रूरी थी। और टाटा कंपनी ने अपनी इमेज बिल्ड की
उस कार को सप्लाई करके। टाटा कंपनी हमारे देश में ट्रक्स बना रही है, आर्मी के लिए बहुत सारे काम कर रही है, तो ये एक अच्छी इमेज बन चुकी है मेरे नज़र में। खास तौर पे टाटा कंपनी की बहुत अच्छी इमेज बनी है। दिस इज कॉल्ड इमेज बिल्डिंग, कि जहाँ रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे काम करें तो इमेज बिल्डिंग वाली बात आती है। अगला 6 पॉइंट इज इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर हम प्रॉपर बिजनेस एनवायरमेंट का स्कैन करें तो हम अपने जो भी परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे इनोवेशन, आप वर्ड समझते होंगे। इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि क्रिएटिव आइडियाज। आइडिया इज अ सिंपली अ थॉट प्रोसेस। व्हाट इज आइडिया? आइडिया इज सिंपली अ थॉट प्रोसेस, लेकिन उसमें अगर हम क्रिएटिविटी लेकर के आते हैं तो उसको हम इनोवेशन कहते हैं। कि कोई भी एग्जिस्टिंग चीज़ में अगर कोई चेंज करने के बारे में हम सोच रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। रियलिटी में चेंज करना है, अगर इन्वेंटेड चीज़ में थोड़ी सी चीज़ों को चेंज कर दिया उसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। लेकिन आइडियाज़, अगर आइडिया में अगर क्रिएटिविटी लेकर के आए तो उसे इनोवेशन कहते हैं, क्योंकि इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि विद द कंटिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपनीज कैन ईजिली improve their performance by making changes in the internal environment matching to the external environment. Organization can prosper and improve their market share. For example, वेस्टर्न कंपनी, जो वेस्टर्न कंपनी थी वो टीवी बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन उसने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेसिस के ऊपर खुद को चेंज नहीं किया, इसलिए कंपनी खत्म हो गई। जैसे नोकिया कंपनी थी। नोकिया भी एक टाइम व्हेन वी वर किड्स तो नोकिया के बारे में कहते थे कि कोई भी फ़ोन खरीदना नोकिया का होना चाहिए। नोकिया बहुत बड़ा एक रेप्यूटेड ब्रांड होता था, लेकिन आज के टाइम पे नोकिया मार्केट से टोटली खत्म हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे वापस ही कर रही है। लेकिन जिस हिसाब से सैमसंग ने खुद को मार्केट में स्टैब्लिश कर लिया, वो इसी बेसिस पे किया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेसिस पे इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। और अब बहुत बड़ा जो कैप्चर मार्केट किया है वो सैमसंग कंपनी ने किया है, नोकिया कर नहीं पाई, इसलिए वो मार्केट की बाहर हो गई। तो इसीलिए इन्होंने बोला है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर स्कैन करने से आपका बिजनेस भी उसका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है। और लास्ट पॉइंट कह रहे हैं हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडैप्ट विद द रैपिड चेंजेस। अब रैपिड चेंजेस का मतलब डायनामिक एनवायरनमेंट है, बिजनेस बहुत डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब जो टाइम के हिसाब से और एनवायरनमेंट के हिसाब से। एनवायरनमेंट में क्या आता है? पेस्ट आता है। पेस्ट आप जानते होंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टाइम के हिसाब से भी हम चेंज करते हैं खुद को, और एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से भी हमको खुद को चेंज करना होता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से भी, पैसे से रिलेटेड जो एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से भी हमको खुद को चेंज करना होता है। सोसाइटी के हिसाब से भी खुद को हम चेंज करते हैं। अगर सोसाइटी चेंज हो रही है तो वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। टेक्नोलॉजी के बेसिस के ऊपर, अगर आज के टाइम पे अगर कोई इंसान स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं जानता तो सच में बहुत पीछे चल रहा है, मतलब आप तरक्की नहीं कर पाए हो। इसका मतलब क्या है? हेल्प टू एडजस्ट एंड अडैप्ट विद द रैपिड चेंजेस। हम इसमें ये कह सकते हैं कि बिजनेसमैन मेक्स चेंजेस इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट also to match the external environment. So the environment मतलब environmental scanning helps in coping with the rapid changes. Coping with the rapid changes. Coping का मतलब rapid changes जो भी environment में change आ रहा है। वैसे भी हमने मैनेजमेंट में ये चीज़ पढ़ रखी है बहुत अच्छे से कि मैनेजर्स बेसिकली कोशिश क्या करते हैं, हमको इतना डायनामिक बना देते हैं कि कोई भी चेंज हम आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक मैनेजमेंट का पार्ट है और वो हमें हेल्प करता है कि हम अपने बिजनेस को एनवायरनमेंट में जितना तेजी से चेंज आ रहा है हम अपने बिजनेस को भी उसी रैपिड चेंज के हिसाब से खुद को भी एडजस्ट करें। हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडैप्ट द रैपिड चेंजेस। अगर आप अपने बिजनेस को चेंज नहीं कर पाओगे तो नोकिया की तरह मार्केट से बाहर चले जाओगे। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट तो आप जानते हैं एक ऐसा सराउंडिंग, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। इनकी जो अलग अलग डायमेंशंस हैं वो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। Dimensions of business environment means all the factors, forces and institutions which have direct or indirect influence over the business transactions. बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा, ट्रांजेक्शन से पहले होता था बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज में गुड्स के बदले में गुड्स या गुड्स के बदले में सर्विसेज या सर्विसेज के बदले में गुड्स या सर्विसेज के बदले में सर्विसेज दी जाती थी। मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, बार्टर एक्सचेंज इज इक्वल टू गुड्स के बदले में या तो गुड्स होगा या तो सर्विसेज होगा, या सर्विसेज के बदले में गुड्स होगा या सर्विसेज होगा। तो बार्टर एक्सचेंज में गुड्स के बदले में गुड्स या गुड्स के बदले में सर्विसेज होते थे, या सर्विसेज के बदले में गुड्स या सर्विसेज होते थे, तो वो था बार्टर एक्सचेंज। लेकिन जहाँ पे एक तरफ से गुड्स जा रहा है, दूसरे तरफ से मॉनेटरी मनी आ रहा है, या एक तरफ से सर्विसेज जा रहा है, दूसरे तरफ से मनी आ रहा है, तो उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स, बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन का मतलब होता है ऑल द फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स, फोर्सेस या इंस्टीट्यूशन जिनका बिजनेस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है पूरे के पूरे बिजनेस ट्रांजेक्शन में। अब बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट, तीसरा है लीगल एनवायरनमेंट, चौथा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और पांचवा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इन सारे डायमेंशंस को अच्छे से
स्टडी करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं किसको है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जिसे हम कहते हैं। जीडीपी का मतलब होता है कि एक देश के अंदर एक एनुअल ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। नेशनल इनकम, एक साल के अंदर एक देश ने जितना भी कमाया है, नेशनल इनकम मतलब देश के लोगों ने जो कमाया है। पर कैपिटा इनकम, पूरी नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से जब डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है कि प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम कहते हैं कि एक साल में प्रति व्यक्ति ने कितना इनकम अर्न किया है। प्रॉफिट अर्निंग रेट परसेंटेज में देखा जाता है बिजनेस का कितना प्रॉफिट अर्निंग रेट है। प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारे की सारी चीज़ें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। देखिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए इंडस्ट्रीज़ का मेजर रोल होता है। अगर इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं तो देश बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा, इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो देश डेवलप भी नहीं कर पाएगा। फिजिकल पॉलिसीज बेसिकली गवर्नमेंट के रेवेन्यू से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, गवर्नमेंट के खर्चे कितने हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसीज होती हैं जिसमें गवर्नमेंट जो पैसे की सप्लाई होती है इकोनॉमी के अंदर उसको रेगुलेट करती है। तो ये सारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट था। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैज़ द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेसमैन, सो एवरी बिजनेसमैन मस्ट स्कैन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टेक टाइमली एक्शंस टू डील विद दीज एनवायरनमेंट्स। तो जो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो इस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, स्कैन करते हैं और टाइमली कुछ एक्शन ले लेते हैं ताकि इन सारे एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आ रहा है, क्योंकि बिजनेस इज़ वेरी डायनामिक इन नेचर, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो उसको स्टडी कर सकें और टाइम से पहले उसको स्कैन करके उसके ऊपर काम कर सकें ताकि बिजनेस में उनको नुकसान ना हो। कुछ एस्पेक्ट क्या है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की? सबसे पहले रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। पब्लिक सेक्टर वो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का जहाँ पे बेसिकली हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जहाँ पे पब्लिक जो है वो शेयर्स खरीद सकती हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो होते हैं जहाँ पे जो शेयर्स होते हैं वो प्राइवेट लोग खरीद सकते हैं। तो गवर्नमेंट रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर क्या है रिलेटेड टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दूसरा अगर है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम। हमारे देश में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट क्या है, पर कैपिटा इनकम किस हिसाब से बढ़ती चली जा रही है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड वन इज रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है लोगों के साथ, एक रिसर्च के बेसिस पे बोला गया कि हम जो भी अर्निंग करते हैं उसमें सबसे पहले हम कंजम्पशन करते हैं और जो बच गया उसको सेविंग करते हैं, जो कि बहुत गलत है। सबसे पहले सेविंग्स करना चाहिए और उसके बाद कंजम्पशन करना चाहिए। तो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लोग इंडिया में बेसिकली लोग सेव नहीं करते, तो सेविंग्स नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, उसको सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके बाद कंजम्पशन के बारे में सोचना चाहिए। तो दिस इज रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। फोर्थ वन इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस। इंपोर्ट, अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो हम डेफिसिट में चल रहे हैं, और अगर हमारा एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो हम सरप्लस में चल रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बराबर करना इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब भी यही होता है कि अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरीके से रिलेटेड है, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से और दूसरा जो हम फॉरेन से पैसे जो ले लेते हैं ना अपने देश के लिए, मतलब मान लीजिए हमने लोन ले लिया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, उसके पेमेंट की जो बात होती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। इवन जब हम इंपोर्ट करा लेते हैं और उसकी पेमेंट की बात जब आता है तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं कि जितना हमने लिया उतना हम पैसे वापस कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारे देश में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है और कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, तो ये भी हमारे बिजनेस को बहुत इंपैक्ट करता है पैसे से रिलेटेड। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता है आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। सेवन पॉइंट इज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, आरबीआई करता है। तो आरबीआई अगर एक्सेस मनी सप्लाई कर दिया तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, और अगर कम पैसे की सप्लाई हुई तो डिफ्लेशन आ जाएगा। तो ये पैसे की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, जितनी डिमांड होनी चाहिए उस बेसिस पे सप्लाई होनी चाहिए, जिससे हमारा देश की जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है वो सही रहे। देश में जितने पैसे की ज़रूरत है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, अगर ज़्यादा हो गया तो पैसे की बर्बादी, कम हो गया तो काम चलेगा ही। 8 पॉइंट इज इंटरनेशनल डेप्ट। इंटरनेशनल डेप्ट वही अभी मैंने बताया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या वर्ल्ड बैंक से अगर हमने कोई ले लिया, पैसे उधार ले लिया, किसी और देश से अगर हमने लोन ले लिया, तो ये जो कर्ज है इसको चुकाना इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ आवर कंट्री। दूसरा सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, लोगों की बात हो रही है। सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी इन विच द बिजनेस एक्सिस्ट इन।
अब ये कस्टम्स या ट्रेडिशन है बिजनेस जहाँ पे सर्वाइव करता है. इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अगर आप गांव चले जाओ, अगर विलेजेस की बात करें, इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 6,50,000 विलेजेस हैं. तो विलेजेस में लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज कम्पेयर टू जो लोग सिटी में रहते हैं उनसे थोड़ा कम ही होता है. टेस्ट की बात करें तो जगह जगह की बात होती है, हर जगह लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस अलग होता है. एजुकेशन लेवल गांव में एज कम्पेयर टू शहर एजुकेशन उतना होता नहीं है. लिविंग इन द सोसाइटी वेयर बिजनेस एक्सिस्ट. तो आपका बिजनेस जहाँ पे है उसका टोटली जो डिपेंडेंस है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल के ऊपर है, लोगों की टेस्ट प्रेफरेंस के ऊपर है, एजुकेशन लेवल के ऊपर है, ये सारी चीज़ें. सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल एनवायरमेंट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, किस हिसाब से रहते हैं. दूसरा कहा जा रहा है इंपॉर्टेंस और प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स. तो इंडिया में बोला गया है कि इक्वालिटी होना चाहिए, जितने मेल हैं उतनी फीमेल्स भी काम करना चाहिए. तो इंपॉर्टेंस और प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स, तो जहाँ पे वुमेन्स काम कर रही हैं उनका कितना इंपॉर्टेंस है, कितना रेस्पेक्ट मिलता है, किस हिसाब से वो काम करती हैं, ये सोसाइटी की बात है. थर्ड वन इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स, कि कितने बच्चे जो बर्थ लेते हैं उनमें कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, इसके ऊपर भी हमारा सोशल एनवायरमेंट डिपेंड करता है. फोर्थ वन इज एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स इनोवेशन एंड लाइफस्टाइल. एटीट्यूड्स ऑफ कस्टमर्स, लोग कितनी जल्दी नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, नई चीज़ों को अडॉप्ट करके अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है. एटीट्यूड ऑफ कस्टमर टुवर्ड्स इनोवेशन एंड लाइफस्टाइल. अब इनोवेशन का मतलब इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव चीज़ें डेवलप करना इज इनोवेशन. और लाइफस्टाइल, उस क्रिएटिव को अडॉप्ट कर लेना इज चेंजिंग योर लाइफस्टाइल. कुछ लोग क्या करते हैं कि बड़ी तेज़ी से ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, तो बड़ी तेज़ी से अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं. फिफ्थ वन इज एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट. इंडिया की जो अभी 2011 के सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट है 74.5%. और एजुकेशन की डेफिनेशन है, एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. लोग कितने एजुकेटेड हैं, उनका बिहेवियर कितना मॉडिफाई है, लोग कितने लिटरेट हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे समझदार हैं. तो इसके ऊपर भी हमारा सोशल एनवायरमेंट जो बिजनेस का है डिपेंड करता है. सिक्स पॉइंट इज कंजम्पशन हैबिट्स. लोगों की कंजम्पशन हैबिट्स क्या है, वो क्या चीज़ प्रेफर करते हैं कंज्यूम करने के लिए. अगर हम खाने की बात करें तो फास्ट फूड प्रेफर करते हैं, ट्रेडिशनल खाना पसंद करते हैं, उनका स्टेपल फूड क्या है वो पसंद करते हैं. सेवंथ वन इज पॉपुलेशन. अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन हमारे देश इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी हमारे देश में इंडिया में है और एरिया वाइज सेवन लार्जेस्ट कंट्री हैं. हमारे देश की पॉपुलेशन 2011 सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ और 2016 के बेसिस के ऊपर 135 करोड़ है. दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश है चाइना, जिसकी पॉपुलेशन 139 करोड़ है और हमारी 135 है. ज़्यादा दूर नहीं है, अगली बार इनसे भी आगे निकल जाएंगे. एट्थ वन इज, तो ये हमारा जो सोशल एनवायरमेंट हमारे पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की पॉपुलेशन है, उनको क्या चीज़ पसंद है, कितनी एजुकेटेड है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्या टेस्ट प्रेफरेंस, एजुकेशनल लेवल है, वो पॉपुलेशन की बात हो गई. 8 पॉइंट इज ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ पीपल. ट्रेडिशन जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, कस्टम्स हमारा वही जो हमारे कल्चर में है चीज़ें, कस्टम्स हम फॉलो करते आ रहे हैं, और हैबिट्स ऑफ पीपल, लोगों को क्या पसंद है, उनकी हैबिट क्या है, ये हमारे सोशल एनवायरमेंट का पार्ट है जो हमारे बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट करता है. अगला पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बोला गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर. अभी हमारे देश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देश में, देखने को मिल रहा है, इसीलिए दूसरी बार हमारी गवर्नमेंट सेलेक्ट हो गई है. और एटीट्यूड्स ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी. गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप्स के लिए. पॉलिसी चेंज इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एक्सेट्रा, कि पिछली गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना रखी थी तो नई गवर्नमेंट ने कुछ चेंज कर दिया, तो ये पॉलिसी चेंजेस क्या वो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है पुरानी पॉलिसीज़ को या कुछ नई पॉलिसीज़ लेकर के आ रही है पुरानी को हटा करके. तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है. पुरानी गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ लगा रखी थी बिजनेस के लिए वो अगर अच्छी थी और नई गवर्नमेंट ने उसे चेंज कर दिया, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है. जैसे एक इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, सबको फॉलो करना ही पड़ेगा. तो ये पॉलिटिकल चेंजेस इंप्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एक्सेट्रा. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज़ इमीडिएट एंड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, सो बिजनेसमैन मस्ट स्कैन दिस एनवायरनमेंट वेरी केयरफुली. जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो हर बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका इमीडिएट और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए. तो हर बिजनेसमैन को एनवायरनमेंट को, ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इसको बहुत केयरफुली स्कैन करना है. क्या क्या चीज़ें आती है इसमें. प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है. दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को आया था.
हमारा देश गणतंत्र हुआ था, इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे 26 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बिजनेस के लिए क्या बताता है, कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं। थर्ड वन इज प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका प्रोफाइल क्या है, कितने एजुकेटेड है, कैसे पॉलिसीज बनाते हैं, कैसे काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इन बिजनेस, गवर्नमेंट क्या आपके बिजनेस में बार बार दखल देती है, अगर देती है तो आपका बिजनेस आपको स्कैन करने की जरूरत है, और देती है तो किस बेसिस पे देती है और कहाँ पे उसका बेसिक इम्पैक्ट पड़ता है, उसको स्कैन करने की ज़रूरत है। इंडिया में बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि गवर्नमेंट बार बार इंटरवेंशन करे किसी के भी बिजनेस में, तो ये स्टडी करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 5 इज फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसीज़ क्या है। और लास्ट वन इज वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, किस सेगमेंट में डेवलपमेंट की बात करती है, वो वैल्यूज़ और आइडियोलॉजी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की। लीगल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो लीगल इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द लॉज एंड वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड इन द पार्लियामेंट। लेजिस्लेशन बेसिकली एक स्पेशल एक्ट होता है जो पार्लियामेंट में पास किया जाता है, और ये देश की भलाई के लिए ही ऐसे एक्ट्स पास किए जाते हैं। तो लीगल इन्वायरमेंट में लॉज आते हैं और अलग अलग लेजिस्लेशन, कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, बिजनेसमैन की तरक्की के लिए। द बिजनेसमैन कैन नॉट ओवरलुक द लेजिस्लेशन बिकॉज ही हैज़ टू परफॉर्म हिज बिजनेस ट्रांजेक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लीगल इन्वायरमेंट। तो बिजनेसमैन जो भी लेजिस्लेशन पास हुआ है, बिजनेसमैन को हमेशा उस लेजिस्लेशन के अंदर ही काम करना है, क्योंकि उसके बाहर काम कर नहीं सकता। द कॉमन लेजिस्लेशन पास विच हैज़ अफेक्टेड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर ट्रेडमार्क एक्ट। तो जो कॉमन जो चीज़ें जो लेजिस्लेशन पास हुए थे पार्लियामेंट के अंदर, उसमें सबसे पहला था ट्रेडमार्क एक्ट, उसके बाद एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, वेट मेजरमेंट एक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें। रीज़न इसके पीछे था, ट्रेडमार्क एक्ट के पीछे रीज़न ये था कि लोग प्रॉपर एक स्टैंडर्डाइज चीज़ें नहीं बेच रहे थे। तो ट्रेडमार्क उन्हीं लोगों को मिलेगा, ISI का ट्रेडमार्क, जो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना करके बेच रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वो एक्ट था जहाँ पे एसेंशियल जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस सही रहने चाहिए और वो एसेंशियल कमोडिटी सही हिसाब से मिलना चाहिए। वेट एंड मेजरमेंट एक्ट इसलिए पास किया गया था क्योंकि कुछ बिजनेसमैन चीटिंग कर रहे थे, 1 kg बोल करके 800 ग्राम्स या 900 ग्राम्स या 950 ग्राम्स दे रहे थे, प्रॉपर नहीं दे रहे थे। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहले बोला गया वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो गया, वेट एंड मेजरमेंट एक्ट हो गया। दूसरा कह रहे हैं लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट से परमिशन लेना किसी भी काम को करने के लिए। तो लीगल पॉलिसीज था जिसके बेसिस के ऊपर ये लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। अगर आपका जो बिजनेस है वो लाइसेंस ले करके करने वाला है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के, लाइसेंस लेकर के ही आप काम कर सकते हो। ये लीगल इन्वायरमेंट है। थर्ड वन इज लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। अगर आपको फॉरेन में ट्रेड करना है, फॉरेन ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट करना है, बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होता है, लेकिन मान लीजिए आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, फॉरेन में ले जाकर के सामान बेचना चाहते हो, तो भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, आपको उनकी सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। स्टैट्यूटरी वार्निंग एसेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल। अगर किसी भी चीज़ के कंजम्पशन से अगर नुकसान होता है, हेल्थ वाइज नुकसान होता है, तो उसके लिए स्टैट्यूटरी वार्निंग, आपने देखा होगा सिगरेट के डब्बे के ऊपर स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखा रहता है कि कंजम्पशन ऑफ सिगरेट इज़ वेरी डेंजरस, उससे कैंसर हो जाता है। तो ये वार्निंग प्रिंटेड करना बहुत ज़रूरी है। अगला है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट। ये था फेरा और फेमा। फेमा को रिप्लेस किया गया था फेरा से। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को रिप्लेस किया गया था फेरा से, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो ये कौन कौन से एक्ट्स हैं जो आपके लीगल एनवायरनमेंट में आते हैं, आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है। सिक्स्थ वन इज लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टीजमेंट। जो भी एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है क्या वो सही है कि नहीं, उसके लिए भी लॉज बनाए गए हैं। लास्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, uses of new equipments and machineries to improve the quality of product। इन्होंने बोला कि जो मेथड है प्रोडक्शन का, अब प्रोडक्शन के जो मेथड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है लेबर इंटेंसिव, जहाँ पे लेबर मजदूर काम करते हैं, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि यूज़ ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स, जो नई मशीनरीज है, न्यू टेक्नोलॉजी, उसका यूज़ करना। मशीनरीज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप मशीनरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। द बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हिज इंडस्ट्री बिकॉज ही विल हैव टू इम्प्लीमेंट दीज चेंजेस टू रिमेन इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर कोई बिजनेस अगर टाइम के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करता, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को चेंज नहीं करता, तो मार्केट से तुरंत बाहर हो जाएगा। इसलिए बिजनेसमैन को इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर सके। कॉम्पिटिशन जो चल रहा है उसके बेसिस पे अपनी कंपनी को, अपने फर्म को, अपने बिजनेस को लेकर के जाए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑलवेज ब्रिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मोर बेनिफिट टू द फॉर द कस्टमर्स। ये जो
टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। जैसे आज के टाइम पे एलईडी बल्ब्स आ गए हैं, एलईडी ट्यूबलाइट्स आ गए हैं। तो एलईडी अगर बल्ब की बात करूं तो इसकी लाइफ 20-20 साल है, 20 ईयर्स तक है, ये बहुत इनकी लाइफ होती है। और पावर कंजम्पशन भी बहुत कम होता है। जितनी भी बाइक्स होती हैं या कार्स होते हैं, उनकी जो टेल लाइट होती है, जो पीछे की रेड लाइट होती है, उसमें एलईडी लाइट लगी रहती है। तो आप देखिए कि जो भी आपने गाड़ी खरीदी है वो 5 साल 10 साल से अभी भी आप चला रहे हो, पीछे की टेल लाइट खराब नहीं हुई। तो क्योंकि वो एलईडी है, क्योंकि उसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो ये टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है, देश ने तरक्की की है, एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज जो हमेशा क्वालिटी इंप्रूवमेंट लेकर के आते हैं और बेनिफिट कस्टमर को पहुंचाते हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में? सबसे पहले वेरियस इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस, अलग अलग इनोवेशंस और इन्वेंशंस हो रहे हैं। इनोवेशन आइडिया से रिलेटेड है, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, उसको रियलिटी में बना देना इस इन्वेंशन। दूसरा इन्होंने बोला है कि साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, साइंटिफिकली इंप्रूव किया जाए। जैसे सबसे पहले जो पुराना बल्ब था, उसके बाद क्या आया? CFL बल्ब। अब CFL जो बल्ब के बाद क्या आया? LED बल्ब। तो ये साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, साइंटिफिकली इंप्रूव हो रहा है और सब लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है उसमें डेवलपमेंट। जैसे हमारे देश में, इंडिया की अगर हम बात करें तो हम लोग इंटरनेट कंजम्पशन में वर्ल्ड नंबर 1 बन गए। हमारे यहाँ 4G का जो कनेक्शन है, 4th जनरेशन ऑफ इंटरनेट, वो बहुत फास्ट स्पीड है, उसकी बहुत अच्छी स्पीड है। और हमारे यहाँ इसके बेसिस के ऊपर इंडिया में IT सेक्टर ने बहुत तरक्की कर ली है। आने वाले टाइम में इन द ईयर 2020 BSNL और एयरटेल मिल करके 5G लॉन्च करने वाले हैं सबसे पहले। तो ये डेवलपमेंट ऑफ IT सेक्टर अगला है, इससे हमारे देश का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। फिर फोर्थ पॉइंट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हमें ज़रूरत है तो हम दूसरे देश से इंपोर्ट करें टेक्नोलॉजी को, और जो कोई छोटा मोटा देश है हमारे, जैसे हमारे देश के बगल में नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो उनको जिन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी करें। फिफ्थ वन इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन कंप्यूटर्स। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन कंप्यूटर्स का मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि इंटरनेट की मदद से और कंप्यूटर्स की मदद से जो पेमेंट सिस्टम है वो कैशलेस हो गया। पहले कैशलेस होने के साथ साथ पहले कार्ड स्वाइप करते थे कार्ड स्वाइपिंग मशीन में। उसके बाद क्या देखा कि कैशलेस में ई वॉलेट्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे पेटीएम हो गया, फ्री चार्ज हो गया, ये सारे के सारे वॉलेट्स यूज़ करना शुरू कर दिए। उसके बाद अब जो टेक्नोलॉजी आई है वो है कॉन्टैक्ट लेस कार्ड्स, मतलब आपको मशीन में कार्ड टच कराने की ज़रूरत नहीं, बस आप ऊपर से कार्ड दिखाएंगे अपना जो भी आपका ATM कार्ड है, और मशीन अपने आप उसको ले लेगी। और उसकी भी एक लिमिट होती है, 2 लाख रुपए तक की आप शॉपिंग या पेमेंट आप बिना कॉन्टैक्ट कराए कर सकते हैं। 2 लाख के ऊपर आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। पहले हमें पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक जाना पड़ता था, आजकल भीम ऐप है और भी बहुत सारे ऐप हैं, पेटीएम ऐप है, जिसके थ्रू आप कभी भी किसी भी टाइम किसी के भी अकाउंट में कितना भी पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। आपको बार बार बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए दुकान जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये देश तरक्की करे, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। अगर आपकी बिजनेस ने ऐसे एनवायरमेंट्स को अडॉप्ट नहीं किया तो आपके बिजनेस के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। आपको जल्दी ये सारे की सारे टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। सबसे पहली चीज़ जो हमें स्टडी करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन इंडिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। तो जो बिजनेस एनवायरमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है इकोनॉमिक एनवायरमेंट इंडिया का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स विच हैव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस आर एज फॉलोज। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ऑफ बेसिकली आर इकोनॉमिक फैक्टर्स विच हैव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस आर एज फॉलोज। सबसे पहले स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं कि द बिजनेस पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड कंट्री आर डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिसीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनका डेवलप्ड नेशंस की जो पॉलिसीज होती हैं वो डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग के कंपैरेटिव अलग होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्लिपकार्ट हमारे देश की इंडिया की ई-कॉमर्स कंपनी थी, उसने इंडिया में खुद को रजिस्टर न करा के, इंडिया इज ए डेवलपिंग नेशन, उसने इंडिया में खुद को रजिस्टर नहीं कराया था। उसने अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस था खुद को रजिस्टर कराया था सिंगापुर में, एक डेवलप्ड कंट्री में, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी से अलग थी। हमारे यहाँ टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिंगापुर में टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ सिंपल एज कम्पेयर टू इंडियन टैक्सेशन पॉलिसीज़। तो ये स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो बिजनेस पॉलिसीज़ होती हैं वो डेवलप कंट्रीज़ की डेवलपिंग कंट्रीज़ के बेसिस पे अलग होती हैं।
दूसरा कहा जा रहा है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर 3 होता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक बेसिकली जितने भी डेवलप्ड देश होते हैं वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो करते हैं। कैपिटलिस्टिक में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अल्टीमेट गोल होता है। सोशलिस्टिक जैसे चाइना एक देश है, चाइना में सोशलिस्टिक अभी भी है, रशिया ने सोशलिस्टिक फॉलो कर रखा था। तो सोशलिस्टिक में क्या होता है कि यहाँ सोसाइटी के वेलफेयर की बात होती है, सोशल वेलफेयर। हम जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज उसको इस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे कि सोसाइटी का वेलफेयर होगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पे कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक को मिला दिया तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये था कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोसाइटी का वेलफेयर दोनों आता है। थर्ड वन इज इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजंस आर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अगर देश में इंडस्ट्रीज हैं तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, देश का डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उसके बाद दूसरा था फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट की रेवेन्यू जनरेशन से होती है कि कितना इनफ्लो गवर्नमेंट के पास आता है और कितना आउटफ्लो होता है। इनफ्लो ऑफ फंड्स, रेवेन्यू रेगुलर बेसिस पे जो गवर्नमेंट लेकर के आ रही है और उसका जो इन्वेस्टमेंट कर रही है या कहीं पे भी वो पैसे लगा रही है तो वो फिस्कल पॉलिसी में आता है। इसमें और हम ये बोल सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ मनी। अब ये सप्लाई ऑफ मनी कौन कराता है? हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है और सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर पूरा कंट्रोल करके रखती है। तो ये लिबरल पॉलिसीज ऑफर मोर अपॉर्चुनिटीज टू बिजनेसमैन वेयर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज पुट कॉन्स्टेंट्स। तो इनकी जो लिबरल पॉलिसी है बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसको अगर स्ट्रिक्ट कर दिया तो बिजनेस के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये इकोनॉमिक पॉलिसी है। फोर्थ वन इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी और प्लानिंग का मतलब थिंकिंग इन एडवांस, क्या करना है, कैसे करना है। इकोनॉमिक प्लानिंग में आते हैं इट इंक्लूड्स 5 ईयर प्लान। पहले 5 ईयर प्लान चलते थे, प्लानिंग कमीशन होता था। प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है इंडिया के अंदर। तो इट इंक्लूड्स 5 ईयर प्लान्स, एनुअल बजट्स, 5 ईयर प्लान्स, उसके बाद एनुअल बजट्स। बजट क्या होता है? बजट इज ऑल्सो फाइनेंशियल प्लानिंग, कितना आएगा पैसा, कितना जाएगा पैसा। उसके बाद अगला है ग्रोथ प्लान, कितना पैसा कहाँ पे किस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें कि ग्रोथ हो देश का। दीज प्लान्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस। फिफ्थ वन इज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कह सकते हैं कि द कॉमन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर नेशनल इनकम। क्या क्या होता है? सबसे पहला नेशनल इनकम हो गया। नेशनल इनकम का मतलब एक देश साल भर के अंदर कितना कमा रहा है, देश के जो गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू क्या है, वो नेशनल इनकम की कैटेगरी में आ गया। पर कैपिटा इनकम जो हमारी नेशनल इनकम है टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए तो पर कैपिटा इनकम आ जाए। कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब ये है कि आपके देश का एक इंसान, एक पर्सन, इंडिविजुअल एक साल भर में कितनी इनकम जनरेट कर रहा है, इट इज पर कैपिटा इनकम। रेट ऑफ सेविंग्स, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कितना हम इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट, GDP, GNP, ये सारी की सारी चीज़ें, GDP और हम कह सकते हैं GNP, ये सारा इकोनॉमिक इंडिकेटर है। लास्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इट रिफर्स टू बेसिक सर्विसेज और सेटअप नेसेसरी टू कैरी ऑन एक्टिविटीज इन अ कंट्री। जैसे इसमें क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ क्या आता है? कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन में एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, रेल हो गया, ये सारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। कम्युनिकेशन में आपका टेलीकॉम आ गया, बेसिकली यही सब होता है। उसके बाद बैंकिंग सर्विसेज आ गई, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आपका बैंकिंग बहुत स्ट्रांग है, आपके बिजनेस के लिए बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक बैंकिंग होते हैं, NBFCs होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पैसे लोन देकर के ही अर्न करते हैं। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया का था। इसके आगे इंडिया के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझने के लिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो देयर हैज बीन ट्रमेंडस चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज आया है इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। द मेन फीचर ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या था आज़ादी के टाइम? सबसे पहला था डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। हमारे देश की 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कर रही थी, मतलब प्राइमरी सेक्टर इज एग्रीकल्चर, इट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो हमारे देश की इतना बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसका 90% पूरा का पूरा प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है आज़ादी के टाइम। दूसरा इन्होंने बोला अब किसानों को कितनी इनकम होती है,
ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इवन गवर्नमेंट ने उनके जो भी वो जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उसको पूरा का पूरा टैक्स फ्री कर दिया। फिर भी टैक्स फ्री करने का मतलब उतना वो कमा ही नहीं पाते बेचारे, टैक्स कहाँ से भरेंगे वो। फिर भी जो कमा लेते हैं उनके लिए अच्छा किया गया है। दूसरा इन्होंने बोला ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन वॉज ऑक्यूपाइड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। 3/4 या 85 या 90% की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने दूसरे पॉइंट में क्या बोला है कि 3/4 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में सेक्टर में काम कर रही थी। इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 90% पॉपुलेशन जो काम करती थी वो खेती बाड़ी कर रही थी। थर्ड वन इज 85% ऑफ पॉपुलेशन वॉज लिविंग इन विलेजेस। हमारे देश में 6,50,000 विलेजेस हैं और हमारे देश की 85% जो पॉपुलेशन है वो विलेज में रहती थी, 15% पॉपुलेशन सिटीज़ में रहती थी। तो गांव में ज़्यादातर लोग रहते थे जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक नेसेसिटी, बेसिक फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं था। यूज़ ऑफ ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड टेक्निक्स। यूज़ ऑफ ऑब्सोलीट एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। आज के टाइम पे भी बहुत सारे किसानों के पास अच्छी इक्विपमेंट्स, मशीनरीज नहीं है, वो पुराने तरीके से ही काम करते हैं। तो यूज़ ऑफ ऑब्सोलीट एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन, किसानों की बात की जाए या किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन की बात की जाए तो आउटडेटेड टेक्निक है, नई टेक्निक है नहीं। लैक ऑफ गुड पब्लिक हेल्थ सिस्टम, लोगों की बीमारी से बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी तो हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा नहीं थी। 6th वन इज़ वाइड स्प्रेड कम्युनिकेबल डिजीज़, जो छुआछूत की बीमारी होती थी, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ होती थी, उसका वाइड स्प्रेड था कि अगर बीमारी हो जाती थी तो सबको हो जाती थी और सब उसमें लोगों की डेथ हो जाती थी। तो ये तो आज़ादी के टाइम देश का हाल था। इसके आगे बात करें आज़ादी के बाद क्या स्थिति है हमारे देश की। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन ऑर्डर टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड सम प्लान्स एंड पॉलिसीज। जो मेजर डेवलपमेंट प्लान्स बनाए गए थे, न्यू प्लान्स बनाए गए थे, सबसे पहला था एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहला काम क्या था कि हमारे देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो पैसे से रिलेटेड ग्रोथ है, उसको बड़ी तेजी से बढ़ाना। दूसरा, राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब अगर आज के टाइम आप साइकिल से चलते हो, अगर आपके पास आज साइकिल है, कल अगर बाइक आ जाती है तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली बढ़ गया। तो ये था राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। थर्ड वन इज रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। बहुत गरीबी थी। गरीबी भी दो तरीके की होती है, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, जहाँ हम दूसरे को देख करके खुद को गरीब समझ लेते हैं, और दूसरा होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें तो आज भी, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, आज भी हमारे देश की जो पॉपुलेशन है दैट इज 135 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, रोज बढ़ रही है। इसमें भी 40 करोड़ के अप्रॉक्स ऐसे गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लोग हैं, जिनको एक टाइम खाना नसीब नहीं होता। तो ये रिलेटिव अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, बेरोजगारी भी थी उस टाइम बहुत ज़्यादा, और पॉवर्टी आज भी देखिए, आज भी 40 करोड़ लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा था। जस्ट इमेजिन कि उस टाइम क्या स्थिति रही होगी। अटेनिंग सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये है कि हम दूसरे देश के ऊपर डिपेंड ना करें, हम ज़्यादातर चीज़ों के लिए अपने ही ऊपर डिपेंड रहें, खास तौर पे खाने पीने की चीज़ें के लिए। उस टाइम खाने पीने की चीज़ें भी हम इंपोर्ट करा रहे थे। अटेन सेल्फ रिलायंस बेसिकली ऑन फूड। फिफ्थ वन इज रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस जो हो रखा था, रीजन वाइज डेवलपमेंट, दूसरे रीजन में कम डेवलपमेंट, वो जो इम्बैलेंस हो रखा था उसको बैलेंस करना, इक्वलाइज करना। सिक्स्थ वन इज रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो अमीर लोग थे, जो रिच लोग थे, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाना, और जो गरीब लोग थे, जो पुअर लोग थे, उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराना। इससे क्या हो रहा था, बैलेंसिंग की जा रही थी गवर्नमेंट द्वारा। सेवेंथ वन इज अडॉप्टिंग मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू सोशलिस्टिक पैटर्न। इन्होंने बोला सोशलिस्टिक पैटर्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम जब हमने 1991 में अडॉप्ट किया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था, इस पर भी हमने सोशलिस्टिक पैटर्न को ज़्यादा हमने अहमियत दी थी, एम्फेसाइज किया था। रीज़न ये था कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में होता क्या है कि हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें हम सोसाइटी के वेलफेयर की बात करते हैं, क्योंकि सोसाइटी से हमारा बिजनेस होता है और सोसाइटी के लिए बिजनेस होता है। तो सोसाइटी के वेलफेयर की बात की जा रही थी। आगे इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट कुड नॉट गेट द वेरी पॉजिटिव इफेक्ट बाय मेकिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच गेव मोर इंपॉर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर एंड इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ने जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी तो उसमें पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था और प्राइवेट सेक्टर पे बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। अब मालूम है कि पब्लिक सेक्टर में काम कितना होता है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कितना काम होता है ये भी सबको पता है। रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया फेस्ड अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड जो डेफिसिट था 1991 में। एज अ रिजल्ट इंडिया फेस्ड फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज क्राइसिस इन 1991। इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गए थे, जो फिजिकल डेफिसिट था वो 7% चला गया था, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारा जो जीडीपी था वो वार्निंग सिचुएशन पे था। तो मेजर क्राइसिस क्या थे, सबसे पहला था कि फिजिकल डेफिसिट रीच्ड 7%, अप्रॉक्स 7% ऑफ जीडीपी। हम जीडीपी
माइनस में चली गई थी हमारी जीडीपी, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 7%। सेकेंड पॉइंट इज इंटरनल डेप रोज टू 50% ऑफ जीडीपी। जो हमारा इंटरनल डेप, जो हमने कर्ज ले रखे थे वो 50%, हमारी जीडीपी का 50% वो हो गया था, बहुत बुरी स्थिति थी। थर्ड पॉइंट इज नेगेटिव एग्रीकल्चरल ग्रोथ, जितना होना चाहिए वो भी नेगेटिव में चला गया था, एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी नहीं हो रहा था हमारे देश में। फोर्थ वन इज इन्फ्लेशन रोज टू 13 to 14%। इन्फ्लेशन का मतलब पैसे की वैल्यू कम होना, लोगों की इनकम मतलब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है और पैसे की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, और ये बढ़ करके 13 से 14% हो गया था। फिफ्थ वन इज डेप्रीसिएशन इन द वैल्यू ऑफ रूपी, वो यही है डेप्रीसिएशन, पैसे की वैल्यू कम होना इज इन्फ्लेशन बढ़ना, पैसे की वैल्यू कम होती चली जा रही थी। सिक्स पॉइंट इज फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बहुत कम हो गया था हमारे देश में। सेवेंथ वन इज क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री फॉल, जो क्रेडिट वर्दीनेस है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या जो वर्ल्ड बैंक है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो हमें लोन भी नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि आप हमसे पैसे ले तो लोगे, वापस कहाँ से करोगे, आपके पास ऐसा कोई सोर्स ही नहीं जिससे आपके देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आए, क्योंकि आप लोगों ने ऐसी कोई पॉलिसीज बनाई नहीं। जिसके बाद हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे उस टाइम रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना करके एफडीआई और एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, जिससे फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बढ़ावा दिया जो हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज, जिससे हमारे देश ने बहुत तरक्की की। तो ये क्रेडिट वर्दीनेस जब खत्म हो गया था तो बहुत बुरी स्थिति थी हमारे देश की। एट्थ पॉइंट इज नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है हम इंपोर्ट करते चले जा रहे हैं, हम उधार पैसा लेते चले जा रहे हैं, मतलब लोन लेते चले जा रहे हैं, लेकिन हम वापस कर ही नहीं पा रहे, उसका इंटरेस्ट भी नहीं भर पा रहे, थोड़ा भी रिटर्न कर नहीं पा रहे, तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाइन्थ पॉइंट इज इंडिया वॉज ऑन द वर्स्ट टू बिकम डिफॉल्टर। इंडिया की इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि वो डिफॉल्टर बनने वाला था, जिसका रिजल्ट एसबीआई और आरबीआई ने गोल्ड को बेचा, प्लेज किया इंटरनेशनल मार्केट। ये जो गोल्ड प्लेज किया गया था, ये 47 टन्स ऑफ गोल्ड थे 1991 में, इन्हें गिरवी रखा गया था और लोन लिया गया था। कहाँ गिरवी रखा गया था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, और ब्रिटेन इसको गिरवी रखा गया था, जिसे हमारे देश ने 2009 में वापस लेकर के चले आए थे। हमारे देश की स्थिति अच्छी हुई थी। इसके आगे बोला गया टू सेव द कंट्री फ्रॉम द सीरियस सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक सम सीरियस रिफॉर्म मेजर्स। सबसे पहला रिफॉर्म था रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट। जो फिस्कल डेफिसिट है, जो गवर्नमेंट को लॉस हो रहे हैं, उसको उन्होंने कम किया। उन्होंने देखा कि हमारे जो भी सेक्टर्स हैं, जो भी सिक इंडस्ट्रीज है, उसको बंद कर दो या प्राइवेटाइज कर दो, ताकि गवर्नमेंट का नुकसान होना कम हो जाए। दूसरा, उन्होंने अनाउंस किया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी साथ साथ आए थे। इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था। ये बेसिकली इंडस्ट्रीज के लिए ही था। थर्ड वन इज एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। हर एक चीज़ के लिए ना हमारे देश में 1991 से पहले क्या चल रहा था? सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक का मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, लेकिन कुछ भी करने से पहले आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। लाइसेंस लेने का मतलब आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना जरूरी है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, गवर्नमेंट से परमिशन लेना है। कोई ब्रांच खोलने चाह रहे हो, गवर्नमेंट से परमिशन। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, गवर्नमेंट से परमिशन। प्रोडक्ट की प्राइसेस सेट करने जा रहे हो, गवर्नमेंट से परमिशन। तो हर एक चीज़ के लिए परमिशन लेना पड़ रहा था, जिस वजह से लोग बेसिकली इस चीज़ से दूर भाग रहे थे। तो गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम को ही अबॉलिश कर दिया। बोला 6 इंडस्ट्रीज को छोड़ करके आप कहीं पे भी कोई भी बिजनेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। फोर्थ वन इज अमेंडमेंट ऑफ MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इन्होंने अमेंड किया कि मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोली होती है, उसमें कोई भी गलत फायदा ना उठा पाए, क्योंकि सिंगल सेलर होता है मोनोपोली में। तो इन्होंने MRTP एक्ट लॉन्च किया। फिफ्थ वन इज ओपन एंट्री फॉर प्राइवेट सेक्टर्स टू एरियाज विच वर अर्लियर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर्स ओनली। जैसे पहले भारत संचार निगम लिमिटेड सिर्फ टेलीकॉम कंपनी काम कर रही थी, तो इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेट कर दिया। तो 1995 में भारतीय एयरटेल आ गई। उसके बाद 1995 में ही आदित्य बिरला ग्रुप का एयरटेल कम्युनिकेशन आ गया। 2000 के आसपास हमारा रिलायंस कंपनी आ गई। 2010 में हमारा रिलायंस जियो आ गया, लॉन्च हो गया। तो ये जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज काम कर रही थी उसको प्राइवेट, जैसे एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में प्राइवेट सारी कंपनीज आ गई। तो उन्होंने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी चीज़ें खोल दी जो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थी, पब्लिक के लिए रिजर्व थी। 6 पॉइंट इज राइज इन द फॉरेन इक्विटी होल्डर्स फ्रॉम 40% टू 51%। अब ये फॉरेन इक्विटी होल्डर्स का मतलब FDI की बात करें और FII की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, 40% से बढ़ा करके 51%। 51% का मतलब कंट्रोल आप कर सकते हो। हमारे देश में HDFC बैंक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और ICICI बैंक है। ये दोनों बैंक्स लगते इंडियन है, लेकिन इनका जो शेयर है वो इंडिया के बाहर जा चुका है, मतलब ओन्ड बाय फॉरेनर्स
ऑपरेट एंड कंट्रोल बाय इंडियंस वाली स्थिति है। ये इसलिए हुआ क्योंकि राइज इन द फॉरेन इक्विटी होल्डर्स फ्रॉम 40% टू 51%। 7th पॉइंट इज सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIAB, कि वो हमारे देश में FDI और FII लेकर के आए और हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज का इन्वेस्टमेंट बढ़े। 8th पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट बॉन्ड स्कीम टू गेट फंड्स फ्रॉम अब्रॉड। इन्होंने एक तरीके के बॉन्ड्स लेकर के आए, सरकारी बॉन्ड्स थे, जिससे फॉरेन के लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर सकें FII के थ्रू, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के थ्रू। 9th point is to check the devaluation of rupee. A stand by credit was negotiated by International Monetary Fund. हमारे देश की जो रुपी है, रुपी जो हमारे देश की करेंसी है, वो रुपी है, वो ज़्यादा डिवैल्यूएट भी ना हो। टू चेक द डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, अ स्टैंड बाय क्रेडिट वॉज नेगोशिएटेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो हमारे पैसे की वैल्यू गिरा दी थी, उसको हमें रेज करना था। 9th वन के बाद 10th है बाइंग बैक ऑफ गोल्ड विच वॉज अर्लियर प्लेज्ड। 1991 में हमने अपने गोल्ड को जो प्लेज किया था, वो 2009 में हमने अपने सारे गोल्ड्स वापस 47 टन्स ऑफ गोल्ड वापस अपने देश लेकर के आए। तो ये बाइंग ऑफ गोल्ड विच वॉज अर्लियर प्लेज्ड वाली सिचुएशन है। पॉइंट नंबर 11th इज मेजर टू कंट्रोल इम्पोर्ट एंड इनकरेज एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे तो आपके पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज है वो इंडिया से बाहर जाएगा, और इनकरेज करेंगे एक्सपोर्ट को तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज आना है वो आएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगा दिए और एक्सपोर्ट के ऊपर उन्होंने टैक्सेस सारे के सारे जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी है सारी की सारी हटा दी, जिससे क्या हुआ कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े लेकिन इम्पोर्ट कम हो गए। पॉइंट नंबर 12 इज इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। अब लिबरलाइज्ड का मतलब होता है जहाँ पे आपने थोड़ी आज़ादी दे रखी है, फ्रीडम। एक्सचेंज रेट बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, और मैनेजमेंट सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज के मैनेजमेंट सिस्टम में हमने लिबरलाइज किया। ये नई पॉलिसीज आई जिसमें हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रहने लगे। 13 पॉइंट इज एलिमिनेशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस एंड कैपिटल गुड्स। जो भी कैपिटल गुड्स हैं, मतलब जो मशीनरीज हैं, उनके इम्पोर्ट में और लाइसेंस में, मतलब हमें कैपिटल गुड्स मशीनरीज को लाने के लिए हमें सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको अबॉलिशन कर दिया, एलिमिनेट कर दिया कि आपको कोई भी चीज़ लेनी होगी तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं अगर आप कोई मशीनरीज या टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं अपने देश में। लास्ट पॉइंट इज एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। आप कोई भी सामान एक्सपोर्ट करोगे तो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपको सब्सिडी देनी शुरू कर दी और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हटा दी। जो टैक्सेस आप भरते थे सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए, वो भी हटा दी। टुडेज टॉपिक इज फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। आज का जो विषय है हमारा वो है कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसको स्टडी करने से पहले आइए हम अपने देश इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके पहले हमारे देश की जो इकोनॉमिक थी वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही मेन मकसद, एम था। उसके बाद 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे देश की जो इकोनॉमी थी उसको हमारी गवर्नमेंट ने सोशलिस्टिक कर दिया। सोशलिस्टिक किया, इंडिया का रशिया में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया जो रशिया में एक्सपोर्ट करता है, तो रशिया का इंटीग्रेशन इंडिया की इकोनॉमी में और इंडिया का इंटीग्रेशन रशिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। तो हमारे देश की सरकार ने ये चीज़ डिसाइड किया कि हम अपने देश की जो इकोनॉमी है उसको सोशलिस्टिक पैटर्न पे लेके चलें। कैपिटलिस्टिक में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशलिस्टिक में सोसाइटी के वेलफेयर की बात की जाती है, और सोसाइटी का वेलफेयर तब होगा जब आपके देश के रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी काम करने से पहले सोशलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। आपको कोई भी काम करना है, कोई भी बिजनेस करना है, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था सोशलिस्टिक इकोनॉमी में। ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी 1947 से लेकर के 1991 के बीच में प्रिवेल किया। उसके बाद हमारे देश की जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे 1991 में, 1990 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसको ठीक करने के लिए हमारे जो डॉक्टर, जो हमारे देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनवाई थी, बनाने में पूरी हेल्प की थी। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद क्या हुआ कि कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक, पहली बात तो मिक्स्ड इकोनॉमी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन हमारे देश में जो मिक्स्ड इकोनॉमी नाम की जो चीज़ बनाई गई थी उस मोमेंट पे, वो कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको मिक्सअप करके बनाया गया था ताकि हमारे देश का डेवलपमेंट हो। अब इसके फीचर्स क्या थे? सबसे पहले इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फीचर बोला गया डी लाइसेंसिंग। अब डी लाइसेंसिंग का मतलब क्या था कि अभी जैसे हमने कहा कि हमारे देश में सारी चीज़ों पे कंट्रोल गवर्नमेंट का था, आपको कुछ भी करने से पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था। तो डी लाइसेंसिंग में बोला गया है सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसको गवर्नमेंट के लाइसेंस के कंट्रोल में रखा गया था। ओनली 6 इंडस्ट्रीज वर केप्ट अंडर लाइसेंसिंग स्कीम, और बाकी सारी की सारी इंडस्ट्रीज को हमने क्या कर दिया था, डी लाइसेंस कर दिया था। अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है, आपको गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है।
इन 6 कंपनीज, इन 6 इंडस्ट्रीज को छोड़ करके। तो गवर्नमेंट ने सबको लिबरलाइज कर दिया था, आप आराम से बिना लाइसेंस लिए, लाइसेंसिंग इज परमिशन, आप गवर्नमेंट से परमिशन ले रहे हो, तो उन्होंने डी लाइसेंसिंग किया। इसका मतलब ये है कि आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आपको नया ब्रांच खोलना है आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आपको नई फैक्ट्री सेटअप करनी है आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी करो अपने बिजनेस में, गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डी लाइसेंसिंग में सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने अपने पास रखा था, बाकी सारी चीजों को डी लाइसेंस कर दिया था। सेकेंड वन इज एंट्री टू प्राइवेट सेक्टर। अब एंट्री टू प्राइवेट सेक्टर में कहा गया है द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज, रेस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज वेयर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। तो पहले क्या होता था, जैसे आपको ध्यान होगा कि BSNL, MTNL और VSNL, BSNL इज भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL इज महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड और VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो ये जो अलग अलग कंपनीज थी, मतलब ये सरकारी एजेंसीज थी, इसमें ये टेलीकॉम एजेंसीज थी और ये गवर्नमेंट की थी, इसको भी सरकार ने प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट करने का मतलब ये तो काम कर ही रही है, इस सेक्टर, इस इंडस्ट्री को, टेलीकॉम इंडस्ट्री को प्राइवेट कर दिया। और उससे क्या हुआ, हमारे देश में भारतीय एयरटेल आई, आइडिया कंपनी आई, रिलायंस कंपनी, रिलायंस जियो आई, बहुत सारी, वोडाफोन आई, हच आई, बहुत सारी कंपनीज आई। इसका मतलब एंट्री टू प्राइवेट सेक्टर में द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज, बाकी सारा का सारा सरकार ने प्राइवेट लोगों के लिए खोल दिया, आप आराम से काम कर सकते हो। थर्ड पॉइंट इज डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कहीं पैसा इन्वेस्ट करना, कहीं आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो ताकि पैसा मल्टीप्लाई करे। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने जहां पैसे लगाए उस अपने पैसे को वापस आप निकाल लो। डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया था, डिसइन्वेस्टमेंट वाज कैरीड आउट इन मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और उसमें बेसिकली हुआ क्या था कि जो भी पैसे लगाए गए हैं शेयर्स में, और 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है, 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर उसमें 51% शेयर खरीद करके अपना काम कर सकता है, खुद गवर्न कर सकता है, रूल कर सकता है। गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर प्राइवेट सेक्टर भी उसको कंट्रोल कर सकता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट यही था कि डिसइन्वेस्टमेंट वाज कैरीड आउट इन मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सरकारी अगर एजेंसीज ढंग से काम नहीं कर रही हैं तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज उसको टेक ओवर करके अच्छे से काम कर सकती हैं। फोर्थ पॉइंट इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी में बोला गया था, पहले लिमिट करके रखा गया था कि हर एक जगह पे फॉरेन का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, FDI नहीं आ सकती, FII का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। FII इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FDI इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इन्होंने बोला कि लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी में द लिमिट ऑफ फॉरेन इक्विटी वाज रेज्ड टू 100% इन मेनी एक्टिविटीज। NRI और फॉरेन इन्वेस्टर्स वर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज, जो कि पहले नहीं था। वो पहले इसलिए नहीं था क्योंकि हम लोग अपने देश के ही इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन इस वजह से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ पा रहा था। इसीलिए लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी में ये किया गया कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे देश में इन्वेस्ट करें, जिससे हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा मिले। पॉइंट नंबर 5 इज लिबरलाइजेशन इन टेक्निकल एरिया। अब इसमें क्या था कि ऑटोमेटिक परमिशन वॉज गिवन टू इंडियन कंपनीज फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज। बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने 1950s के बाद डेवलपमेंट करना शुरू किया था। आप जापान के बारे में जानते हैं, 1945 में वहाँ पे एटम बॉम्ब गिरा था और आज उनकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में आपको मालूम है, सोनी कंपनी, ह्यूंडई कंपनी, यामाहा कंपनी, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बेस्ट कंपनीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, और जापान ने भी 1945 के बाद डेवलपमेंट करना शुरू किया, बहुत आगे निकल गया। इंडिया पीछे इसलिए रह गया क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि हमने फॉरेन की टेक्नोलॉजी को, फॉरेन का इन्वेशन, मतलब फॉरेन के लोगों को हमने टोटली बैन करके रखा था कि इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी आकर के काम नहीं करेगी। हम सिर्फ अपनी इंडियन कंपनीज को प्रोत्साहन दे रहे थे। लेकिन जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई तो उन्होंने लिबरल कर दिया टेक्निकल एरिया को कि टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक परमिशन, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक परमिशन मिलेगा और आप काम कर सकते हो। तो लिबरलाइजेशन इन टेक्निकल एरिया ये हो गया, जिससे हमारे देश का भला हुआ। 6th वन इज सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, दैट इज FIPB। इसमें बोला जा रहा है कि दिस बोर्ड वॉज सेटअप टू प्रमोट एंड ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ये बोर्ड इसलिए सेटअप किया गया था कि FDI में क्या होता है, और FII इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो हमारे देश के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, किसी असेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करता। ये स्टॉक एक्सचेंज में अपने पैसे को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और FDI इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश के बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, हमारे देश की प्रॉपर्टी एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं।
तो ये जो बोर्ड FIPB था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसको सेटअप किया गया ताकि दूसरे देश से हमारे देश में लोग आए और इन्वेस्टमेंट करें। लास्ट पॉइंट कह रहे हैं सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको सेटअप करना, वेरियस बेनिफिट्स वेर ऑफर्ड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करा रही थी, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सेटअप करना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी था। ये न्यू इकोनॉमिक फीचर जो पॉलिसी बनाई थी 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आता है, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम मेजर चेंजेस देखते हैं या इम्पैक्ट देखते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ या चेंजेस क्या आए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के। सबसे पहला आया था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरल करना, फ्री करना। किस चीज़ से फ्री करना? लाइसेंसिंग से फ्री करना। कि लिबरलाइजेशन रिफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेना किसी भी काम को करने के लिए। Liberalization refers to end of license, quota and many other restrictions and controls which were put on industries before 1991. अब 1991 से पहले इंडस्ट्रीज के ऊपर क्यों ये सारे restrictions डाले गए थे? गांधी जी ने 1905 में एक आंदोलन चलाया था, इट वॉज स्वदेशी मूवमेंट। अब ये स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था कि हमने फॉरेन की चीज़ों का बहिष्कार किया था, हमने फॉरेन के गुड्स को यूज़ करना बंद कर दिया था और हमने मेड इन इंडिया, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, इंडिजीनियस का मतलब होता है जो स्वदेशी, अपने देश में विकसित हो, बनाओ, हमने उसको अडॉप्ट किया। तो ये जब चीज़ें चली आ रही थी, इसका अच्छा असर ये पड़ा था कि हमारे देश के जो लोग हैं उन लोगों को पैसे मिल रहे थे, लेकिन इसका बुरा असर ये पड़ा कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं आ पाए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इंडिया भी बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरे देश के ऊपर निर्भर है और जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लिबरलाइजेशन के थ्रू उन्होंने लाइसेंसिंग, कोटा और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल्स जो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर 1991 के पहले पड़े हुए थे उस सबको हटा दिए। इंडियन कंपनीज गॉट द लिबरलाइजेशन ऑन द फॉलोइंग वे। सबसे पहला इन्होंने बोला किस बेसिस पे इनको मिला, एबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू। 6 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसे गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग में रखा था, बाकी सारे को उन्होंने डी लाइसेंस कर दिया था कि आप अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सेकेंड वन इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। पहले अपने बिजनेस के स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस में नई ब्रांच स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था और ज़रूरी नहीं है परमिशन मिले। तो इन्होंने बोल दिया कि वो सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए, आपको अपनी जो भी बिजनेस है उसका कोई भी ब्रांच सेटअप करना है, आप आराम से कर सकते हो, गवर्नमेंट से बिना पूछे कर सकते हो। थर्ड वन इज फ्रीडम एंड फिक्सिंग प्राइसेस। पहले कोई भी प्राइस फिक्स करते थे क्योंकि सोशलिस्टिक पैटर्न पे हमारा देश चल रहा था, पब्लिक के भलाई के लिए चल रहा था, तो हम लोगों को गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था कि हम जो भी सामान बेच रहे हैं उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। सरकार ने इस 1991 में बोला कि फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, आप कोई भी प्राइस फिक्स कर सकते हो अपनी मर्जी से। पॉइंट नंबर 4 इज लिबरलाइजेशन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में भी लिबरलाइजेशन का मतलब परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती है आप आराम से इंपोर्ट करा सकते हो। और एक्सपोर्ट में तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी देनी शुरू कर दी। सब्सिडी इसलिए गवर्नमेंट देती थी, सब्सिडी का मतलब पेमेंट करती थी उन लोगों को जो इंडिया से बाहर सामान ले जा करके बेचते थे, इंडिया से सामान एक्सपोर्ट कराते थे। रीज़न इसके पीछे ये था कि गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा था और गवर्नमेंट के लिए फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। टैक्स वो होता है जो सरकार जनरल पब्लिक से लेती है डेवलपमेंट के लिए, और सब्सिडी वो होती है जो सरकार जनरल पब्लिक को देती है उनके डेवलपमेंट के लिए। टैक्स गवर्नमेंट हमसे लेती है और सब्सिडी गवर्नमेंट मॉनेटरी बेनिफिट्स हमको प्रोवाइड कराती है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करानी शुरू कर दी। फिफ्थ पॉइंट इज ईजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। इन्होंने बोला ईजी और सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर। ट्रेड प्रोसीजर आपने पढ़ा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, इतना आसान नहीं होता किसी भी इंसान के लिए इंपोर्ट और या एक्सपोर्ट करना। सर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको, अभी भी ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना भी ईजी नहीं है, लेकिन इससे पहले ही 1991 से पहले भी ये हद से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। ईजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। इन्होंने क्या किया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ जो फॉरेन का कैपिटल है उसको इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर्स सेटअप कर दिए कि हमारे देश के अंदर FDI और FII के थ्रू ढेर सारा फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है। पॉइंट नंबर 6 इज फ्रीडम इन मूवमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स या सर्विसेज देश के अंदर या देश के बाहर आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब अगर गुड्स की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती हैं। आउटसोर्सिंग की बात की जाती है सर्विस से रिलेटेड, कि हम सर्विसेज बेसिकली आउटसोर्स करवा लेते हैं, अपना कोई काम किसी दूसरी कंपनी से करवा देते हैं। तो फ्रीडम इन मूवमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज, बिना सरकार से पूछे आप काम कर सकते हो। लास्ट पॉइंट इज फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस भी आप फिक्स कर सकते हैं। अगला पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू
गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर्स एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमने प्राइवेटाइजेशन में क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा दिया और पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया। टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स। गवर्नमेंट ने इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ स्टेप्स लिए, जैसे सबसे पहला डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ने क्या किया कि 51% से ज़्यादा अगर शेयर 51% या मोर देन 51% शेयर अगर प्राइवेट सेक्टर के पास आ जाता है तो प्राइवेट जो कंपनीज है वो क्या कर सकती हैं, वो उसको रेगुलेट कर सकते हैं, वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया। जब गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया मतलब अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे या शेयर्स उन्होंने निकाल लिए, तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया होगा और गवर्नमेंट से कंट्रोल प्राइवेट लोगों के पास ट्रांसफर हो गया। तो प्राइवेटाइजेशन का ये पहला था, क्योंकि उसके पहले तो सब कुछ गवर्नमेंट का ही था, क्योंकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी, कुछ भी करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। सेकंड पॉइंट इज सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज BIFR। BIFR का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इस बोर्ड को सेटअप किया गया था ताकि रिवाइव किया जा सके सिक यूनिट्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सफरिंग लॉसेस। जो सरकारी एजेंसीज लॉस सफर कर रही थी उसको रिवाइव करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR को सेटअप किया गया था। थर्ड वन इज डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट इफ इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर acquires more than 51% of shares, then it results in transfer of ownership and management to the private sector। अभी यही बात हमने यहाँ की थी कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि गवर्नमेंट ने अपने स्टेक का डायल्यूशन कर दिया था, मतलब उन्होंने जानबूझ करके 51% से कम कर दिया था, जिससे अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट था 51% से ज़्यादा हो गया और जिससे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर हो गया। तो ये बेसिक 3 चीज़ें उन्होंने की थी प्राइवेटाइजेशन के लिए। और लास्ट पॉइंट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के लिए बोला गया इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। एक देश दूसरे देश के साथ इंटीग्रेशन, जैसे इंडिया में वेस्टर्न कल्चर लोग बड़ा अडॉप्ट करते हैं, ये हुआ कैसे, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कि फॉरेन की चीज़ें हमारे देश में आने लगी तो हमने उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। हमारा खाना जो फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ये सारा का सारा इंडियन तो है नहीं, ये वेस्टर्न है, जैसे हमने अडॉप्ट कर रखा है। किसी भी पार्टी की बात होती है और बाहर जाकर के खाने की बात होती है तो फास्ट फूड की बात होती है। तो ये इंटीग्रेशन है कि हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। एक देश का इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी से जब इंटीग्रेट करता है तो ग्लोबलाइजेशन की बात होती है। टिल 1991 इंडियन गवर्नमेंट वॉज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन रिगार्ड टू इम्पोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रिगार्ड टू लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट्स, टैरिफ्स, रेस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ने 1991 के पहले स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपना रखी थी किसी भी चीज़ के इंपोर्ट के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारे देश में लाइसेंस से रिलेटेड इंपोर्ट था, मतलब जिस चीज़ के इंपोर्ट के लिए हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बना रखी थी। टैरिफ का मतलब टैक्सेस थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। बट आफ्टर न्यू पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर्स। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट ने 5 ऐसे मेजर्स लिए थे जो एज फॉलोज हैं। पहला इन्होंने बोला इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट रिमूव्ड मेनी रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल का मतलब इंडस्ट्रियल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिससे आप अपने कैपिटल को जनरेट करते हैं। बेसिकली मशीनरीज होती है, हाई टेक्नोलॉजी की मशीनरीज जो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने सबसे पहले इंपोर्ट लिबरलाइजेशन में क्या किया कि गवर्नमेंट ने हर तरीके के रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए अगर हम कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने बोला फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा को फेमा से रिप्लेस कर दिया गया। ये रेगुलेशन एक्ट था, मैनेजमेंट एक्ट। मैनेजमेंट का मतलब चीज़ें आ रही है उसको मैनेज करना, रेगुलेशन का मतलब रेगुलेट करके इन्होंने डी लाइसेंस कर दिया, लिबरलाइज कर दिया, सब कुछ कर दिया। थर्ड पॉइंट इज रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ, टैरिफ का मतलब टैक्सेस था, इसको रैशनलाइज किया गया था, देश के हित के लिए वापस से बनाया गया था। फोर्थ वन इज एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए एबोलिशन था। एबोलिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हटाना, और एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब जब भी हम पहले सामान इंपोर्ट करते थे तो टैक्सेस देना पड़ता था, एक्सपोर्ट करते थे तो टैक्सेस देना पड़ता था। अब क्या हो गया कि इंडिया से बाहर अगर आप कोई भी सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी, कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें हटा दी। एंड लास्ट पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। यही बात अभी मैंने बोली कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप कैपिटल गुड्स, ऐसे गुड्स लेकर के, टेक्नोलॉजी वाले गुड्स हमारे देश में लेकर के आ रहे हैं तो आपको कोई टैक्सेस भरने की ज़रूरत नहीं है, एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी भरने की ज़रूरत नहीं है। वो देश के लिए बहुत ज़रूरी है।
इसीलिए उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी। तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।